नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड इराक में हो रहे वाक़यात पर फोकस है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि अभी वहाँ आम लोगों के प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ कुछ विदेशी भाड़े के लोग तोड़-फोड़ की कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अब इस प्रोटेस्ट में होने वाले हंगामे का मकसद सामने आ रहा है। वहाँ उलमा के खिलाफ लोगों में गुस्सा भड़काया जा रहा है और ईरान से ताल्लुकात ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब तक ये साफ हो चुका है कि अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की पूरी कोशिश है कि उनके मुताबिक ईरान का इलाके में बढ़ता हुआ असर कम किया जाए और ईरान की रेवोल्यूशन के बाद इस इलाके में जिस तरह मजहबी लीडरशिप ने अमेरिका को नाक चने चबाए हैं, उन्हें कमज़ोर किया जाए। अब से पहले ईरान कौंसलेट पर हमले के बाद आयतुल्लाह सिस्तानी पर हमले की धमकियां आई थीं, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बुधवार यानी वेडनेसडे को नजफ में ईरान के कौंसलेट पर हमले के बाद संडे को एक बार फिर उसी बिल्डिंग में आग लगा दी गई। उसके अलावा आयतुल्लाह बाकर अल हकीम और उनके भाई अब्दुल अजीज अल हकीम की कब्रों पर भी हमले हुए हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इराक से पहली और सबसे अहम खबर यह है कि आयतुल्लाह सिस्तानी के कहने पर वहां के प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी ने इस्तीफा दे दिया है। अब वो कार्यवाहक यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं। जब तक नए नाम पर सहमति नहीं हो जाती तब तक वो काम करेंगे। पिछले 2 महीने से जारी हिंसक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद पिछले जुमे को आयतुल्लाह सिस्तानी ने इराकी संसद यानी पार्लियामेंट से मुल्क को वर्तमान संकट यानी प्रेजेंट क्राइसिस से निकालने के ऑप्शंस पर गौर करने की अपील की थी। प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की खबर के बाद बगदाद के तहरीर चौक पर प्रदर्शनकारियों ने खुशियां मनाई, लेकिन साथ ही मुल्क की पूरी राजनीतिक व्यवस्था यानी पूरा पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको बदलने की मांग दोहराई। 1 अक्टूबर से इराक में आर्थिक सुविधाओं की कमी और मुल्क में फैले करप्शन के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, लेकिन इसी दौरान इराक के दुश्मन विरोध प्रदर्शनों को वायलेंट बनाकर इराकी सरकार के तख्ता पलट की साजिश रच रहे हैं। प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस और आगजनी के वाकयात में अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि गुरुवार यानी थर्सडे 28 नवंबर को सबसे अधिक तोड़फोड़ हुई और बगदाद, नासिरिया और नजफ में एक ही दिन में 40 से ज़्यादा लोग मारे गए। इराकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 के मुताबिक राष्ट्रपति से उम्मीद की जाती है कि वे 15 दिनों की मुद्दत में एक और नेता को कैबिनेट का गठन करने के लिए नॉमिनेट करेंगे, यानी प्राइम मिनिस्टर का नाम नॉमिनेट करेंगे। 77 बरस के आदिल अब्दुल मेहदी ने करीब 1 साल पहले ही आम चुनाव के बाद हफ्तों तक जारी रहने वाली राजनीतिक गतिरोध के बाद प्रधानमंत्री पद संभाला था। साथ ही खबर यह है कि 1 दिसंबर संडे को नजफ शहर में ईरानी कौंसलेट में फिर आग लगा दी गई। ये एक हफ्ते में दूसरी बार है जब यहां ईरानी कौंसलेट पर हमला हुआ है। नजफ में सोर्सेज के मुताबिक अमेरिका और सऊदी अरब के इशारे पर इराक में ईरानी कौंसलेट पर हमले हो रहे हैं। मैं खुद इराक के बहुत से दौरे कर चुका हूं। इराकी समाचार एजेंसी सोमरिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कौंसलेट में दोबारा आग लगा दी गई। बुधवार को भी नकाब पोश लोगों के एक ग्रुप ने नजफ में ईरानी कौंसलेट में आग लगाई थी। नजफ के लोकल लोगों का कहना है कि नकाब पोश नजफ के नहीं लगते। इराकी विदेश मंत्री ने बुधवार को हुए हमले के बाद थर्सडे को एक बयान जारी करके हमले की सख्त मजम्मत की थी और ईरान से उसके लिए माफ़ी भी मांगी थी। अब से पहले मैं आपको इराकी जिम्मेदारों के हवाले से बता चुका हूं कि अगर दाइश के खिलाफ जंग में ईरान के सैनिक कंसल्टेंट यानी मशवरा देने वालों में ना होते तो अब तक इराक के बहुत से शहरों को दाइश से आज़ाद कराना
नामुमकिन था और हो सकता है कि पूरे इराक पर दाइश आतंकवादियों का कब्जा हो जाता। एक और खतरनाक वाक़े में नजफ में आयतुल्लाह बाकर अल हकीम और उनके भाई अब्दुल अजीज अल हकीम के मकबरों में आगजनी और तोड़फोड़ भी सैटरडे को हुई है। इस वाक़े के बाद हार्डलाइन समझे जाने वाले शिया धर्मगुरु मुक्तदा सदर ने इसकी कड़ी आलोचना की है और कहा है कि जो लोग आम शहरियों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं और पब्लिक प्रॉपर्टीज और मजहबी मकामात को निशाना बना रहे हैं, उनकी निंदा की है। इस बीच इराक के साउथ के शहर नासिरिया में इराक के बहुत से कबीलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके देश में तोड़फोड़ फैलाने के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदर्शनों यानी प्रोटेस्ट से बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए और साजिश को परखते हुए इस बीच इराक में स्वयंसेवी बलों, जिन्हें वहां हश्द अल शाबी कहा जाता है, ने आतंकवादी गुट दाइश, जिसको IS भी कहा जाता है, के खिलाफ कई जगहों पर ऑपरेशन शुरू किया है और आतंकवादियों के जरिए इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों को तबाह किया है। ये ऑपरेशन संडे को ही शुरू किया गया है। बगदाद में डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज ने मीडिया को बताया है कि हश्द अल शाबी को इस ऑपरेशन के दौरान इराकी एयरफोर्स की मदद भी हासिल थी। इराक में दाइश की नाकामी के बावजूद इस आतंकवादी गुट के बाकी बचे कुचे एलिमेंट्स कभी कभी आतंकवादी हमले करते रहते हैं। आतंकवादी गुट दाइश का गठन यानी जो बनी थी वो 2014 में अमेरिका और उसके अलायंस में शामिल मुल्कों की मदद से और सैनिक सपोर्ट से बनी थी। इसकी सपोर्ट में बहुत सी जानकारियां, वीडियो और फोटो इंटरनेट पर मौजूद हैं। इनका मैं अब से पहले कई बार जिक्र कर चुका हूं। पिछले सैटरडे यानी 30 नवंबर को खबर आई थी कि इराक के बहुत से मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स और गवर्नरों की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी किए गए हैं। ये बात इराक सरकार के स्पोक्सपर्सन ने बताई थी। लेबनान के मशहूर अल मयादीन टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के स्पोक्सपर्सन साद अल हुदैसी ने शनिवार को ये ऐलान करते हुए बताया कि करप्शन के क्राइम्स की एनालिसिस करने वाली इराकी अदालत ने एक ऑर्डर जारी करके मांग की है कि उन नेताओं, अधिकारियों, सांसदों और गवर्नरों को गिरफ्तार करने और उनकी प्रॉपर्टीज को सील करने का आदेश जारी किया जाए। उधर इराकी प्राइम मिनिस्टर आदिल अब्दुल मेहदी के इस्तीफे के बाद ईरान मुखालिफ मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि ईरान का रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक दोस्त इराक उसके हाथ से निकल चुका है। ये पहली बार नहीं है और इससे पहले भी कई बार इस तरह की कोशिशें की गई हैं। खासतौर से इराक के पिछले आम चुनावों के दौरान और उनके बाद भी इस तरह की कोशिशें की गई हैं, लेकिन उस वक्त भी ये नाकाम हो गई थी। हालिया दिनों में ये बात सामने आ चुकी है कि इराक में खून खराबा करके इसी तरह की कोशिश की जा रही है ताकि पहले से तय प्लान के तहत ईरान और इराक के ताल्लुकात को खराब किया जा सके। आपको कार्यक्रम के आखिर में ये बता दूं कि 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिराई थी, उस वक्त दूरदर्शन के लिए वर्ल्ड व्यू इंडिया नाम के प्रोग्राम की निगरानी वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी कर रहे थे और जंग कवर करने के लिए मैं भी ईरान के रास्ते इराक पहुंचा था। मार्च 2003 में जंग के शुरू में मैंने तेहरान में आयतुल्लाह बाकर अल हकीम का इंटरव्यू किया था और उसके कुछ महीने बाद एक और इंटरव्यू नजफ में किया था। वो तकरीबन इराक के इमाम खुमैनी थे। यहाँ कुछ उन इंटरव्यूज़ की झलकियाँ आप देखें ताकि आपको अंदाज हो कि किस लेवल के वो लीडर थे जिनको अब एक तरह से उनके मकबरे पर हमला करके एक ख़ास नज़रिए को चोट पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और जो अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब जिस लाइन पर इस इलाके को ले जाना चाहता है उसकी कोशिश हो रही है। उलमा को एक तरह से बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है और ईरान से ताल्लुकात भी ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए उन इंटरव्यूज़ की कुछ झलकियां जो मैंने आयतुल्लाह बाकर अल हकीम से किए थे। आज हम बात करते हैं इराक में शिया समुदाय के बड़े धर्मगुरु आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद बाकर अल हकीम से। वे न केवल सुप्रीम काउंसिल ऑफ
इस्लामिक रेवोल्यूशन इन इराक के मुखिया हैं, बल्कि वे विश्व भर में शिया समुदाय के एक बड़े धर्मगुरु भी हैं। वर्ल्ड व्यू इंडिया में आपका स्वागत है। आप इराक में एक बड़े नेता हैं। आप इस देश में कैसी सरकार चाहते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इराक में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो इस्लाम का आदर करे, इराकी जनता की उमंगों और उनकी इच्छाओं के अनुसार काम करे। بعد از حمله آمریکا به عراق دکتر ولایتی هند رفته بودند و موضع इराक पर हमला शुरू होने के बाद डॉक्टर विलायती ने भारत का दौरा किया था। यदि आप इराक में नई सरकार का गठन करते हैं तो भारत के प्रति आपकी क्या नीति होगी? देखिए, सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये होगी कि इराक की जनता को अपनी पसंद की सरकार का चयन स्वयं करने दिया जाए, उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए सरकार बनाने दी जाए। उसके बाद वहाँ की न्याय प्रणाली को चुस्त दुरुस्त किया जाए। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसकी जनसंख्या बहुत है, विशेष रूप से यहाँ मुसलमान भारी संख्या में आबाद हैं। इस लिहाज से भारत के इराक के साथ हमेशा रिश्ते अच्छे रहे हैं। सद्दाम हुसैन ने आपके परिवार के बहुत से सदस्यों को शहीद करा दिया है। अब अमेरिका सद्दाम हुसैन की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है, लेकिन साथ ही वह ईरान और सीरिया को भी धमका रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय इराक की जनता के सामने तीन निशाने हैं। पहला तो ये कि वो डिक्टेटरशिप से छुटकारा पाएं और उनको अपनी पसंद की सरकार चुनने की आजादी मिले। दूसरा निशाना ये है कि वो विदेशी ताकतों से इराक को बचाएं। इस बात की संभावना है कि विदेशी ताकतें युद्ध की समाप्ति के बाद यहाँ जमी रहें। इराकी जनता का तीसरा सबसे बड़ा निशाना है आंतरिक सद्भावना। यहाँ विभिन्न वर्गों के बीच प्यार और भाईचारा कायम करना अति आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ शिया, सुन्नी, कुर्द, तुर्कमान आदि बहुत से वर्ग बड़ी संख्या में आबाद हैं। उन सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। خیلی متشکرم که برای ما وقت دادین. Thank you very much for giving us time for World View India. Thank you very much. आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में मैंने बहुत काम किया है और ज़मीनी हकीकत को समझा है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।